भारत के राष्ट्रपति ये एक ऐसा पद है जिसके बारे में सबने सुना तो है, पर शायद पूरी तरह से समझा नहीं है। तो आज हम इसी पद की शक्तियों और इसके असली मतलब की तह तक जाएंगे। तो देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, मतलब देश के पहले नागरिक और पूरे देश की एकता का प्रतीक। सोचिए जरा, जब भी कोई विदेशी मेहमान, कोई बड़ा नेता भारत आता है, तो वो प्रधानमंत्री से भी पहले किससे मिलते हैं? राष्ट्रपति से। यही इस पद की औपचारिक यानी सेरेमोनियल गरिमा है। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये पद सिर्फ औपचारिक है? क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो सरकार के हर फैसले पर बस मुहर लगा देते हैं? या फिर उनके पास कुछ असली ताकत भी है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर इस सबसे ऊंचे, सबसे शक्तिशाली पद तक कोई पहुंचता कैसे है? चलिए सबसे पहले इसकी चुनाव प्रक्रिया को समझते हैं, जो हमारे आम चुनावों से काफी अलग है। अच्छा, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें हैं जो संविधान में साफ साफ लिखी हैं। सबसे पहली बात, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 35 साल से ज्यादा हो और वो लोकसभा सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखते हों। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, वो सरकार के अंदर किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते। इन सब नियमों से ये पक्का किया जाता है कि जो भी इस पद पर आए वो अनुभवी और निष्पक्ष हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम और आप, मतलब आम जनता, सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती। जी हाँ, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। होता यह है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, यानी हमारे सांसद और विधायक, वो सब मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। और ऐसा क्यों? ताकि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज आखिर है क्या? देखिए, इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, और साथ ही देश के सभी राज्यों और दिल्ली पुडुचेरी जैसी विधानसभाओं के चुने हुए विधायक भी शामिल होते हैं। मतलब एक तरह से ये पूरे देश के विधायी ढांचे का आईना है। ठीक है, चुनाव हो गया। अब बात करते हैं शक्तियों की। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें मिलती हैं ढेरों शक्तियां। आइए जरा देखते हैं कि हमारा संविधान उन्हें कौन कौन से अधिकार देता है। इनकी शक्तियों का दायरा बहुत ही बड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद कोई भी बिल पास कर दे, लेकिन वो कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो। हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। और हाँ, आर्टिकल 72 के तहत उनके पास किसी दोषी की सजा को माफ करने या कम करने की भी खास शक्ति है। और फिर आती हैं राष्ट्रपति की सबसे असाधारण, सबसे बड़ी शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। वो युद्ध या बाहरी हमले के वक्त राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अगर देश में कोई बड़ा वित्तीय संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो सचमुच देश की दिशा बदल सकती हैं। तो ये तो हो गई वो बातें जो संविधान की किताबों में लिखी हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? क्या राष्ट्रपति सच में इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? अरे, इतिहास तो गवाह है। कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे राष्ट्रपतियों ने सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख बने रहने से इनकार किया और देश की राजनीति पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। देखिए, इस पद में ना एक तरह का द्वंद्व है, एक टेंशन है। एक तरफ तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो संविधान के रक्षक भी हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि देश में लोकतांत्रिक परंपराएं बनी रहें। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं, जैसे 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने एक अल्पमत सरकार को अध्यादेश लाने से ही रोक दिया। 1986 में राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने बड़े विवादित पोस्टल बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने बिल पर न तो साइन किए, न उसे वापस भेजा, बिल बस अटक गया। और फिर 1997 में राष्ट्रपति KR नारायणन ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। ये वो पल थे जब राष्ट्रपति भवन ने अपनी असली ताकत दिखाई। और ये सारे उदाहरण इस बात को सच साबित करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति देश की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने में वाकई एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। वो सिर्फ एक औपचारिक अध्यक्ष नहीं, बल्कि संविधान के एक बहुत ही सजग प्रहरी भी हो सकते हैं। अच्छा, शक्तियों और राजनीति से हटकर अब जरा बात करते हैं राष्ट्रपति पद से जुड़ी जीवन शैली और विरासत की। चलिए इस पद के कुछ और दिलचस्प पहलू देखते हैं।
तो इस पद के साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सबसे पहले बात करते हैं वेतन की। 2018 के बाद से भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है पूरे 5 लाख रुपए। और रहने के लिए मिलता है शानदार राष्ट्रपति भवन, जिसमें 300 से भी ज्यादा कमरे हैं। पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति आवासों में से एक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर हमारी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भारत में अब तक कुल 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। और इस पद पर बैठने वाले लोगों ने हमेशा भारत की विविधता को दर्शाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति थे, फिर के.आर. नारायणन, पहले दलित राष्ट्रपति, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, और अब द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। हर राष्ट्रपति ने इस पद पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जो भारत के लोकतांत्रिक सफर की कहानी बयान करती है। और पद छोड़ने के बाद भी सम्मान बना रहता है। राष्ट्रपतियों को 1.5 लाख रुपए महीना पेंशन, एक मुफ्त घर और जिंदगी भर के लिए मुफ्त मेडिकल जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। तो अब हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। आज का दौर गठबंधन राजनीति का दौर है, जब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति की भूमिका और भी ज्यादा अहम नहीं हो जाएगी? क्या भविष्य में राष्ट्रपति का विवेक, उनकी सूझबूझ ही सरकार बनाने और गिराने का सबसे बड़ा आधार बनेगी? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का एक जीता जागता और लगातार विकसित होता हुआ स्तंभ है।